हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आइए इसकी पहचान देख लेते हैं। इस टेंस में भविष्य में काम का होना या करना पाया जाता है, परंतु यह निश्चित नहीं होता है कि काम कितनी देर तक होगा। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। तो ये हुई इस टेंस की पहचान। भविष्य में काम का होना पाया जाता है, मतलब कि जो भी काम हमारा हो रहा होगा वो आने वाले समय में होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात है, इसीलिए भविष्य कहा गया है यहाँ पर कि भविष्य में काम का होना या करना पाया जाता है। अब वो कह रहा है परंतु यह निश्चित नहीं होता कि काम कितनी देर तक होगा। अरे भाई, फ्यूचर की बात हो रही है तो हम निश्चित कैसे कर सकते हैं, है ना। इसलिए टाइम का इसमें कोई जिक्र नहीं है कितनी देर तक होगा। और क्या करना है, हिंदी में आपको क्या मिलेगा, एंड में गा, गी, गे आदि शब्द आपको मिलेंगे। ये हो गई इसकी पहचान। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वर्ब कौन सी यूज होगी, वी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रूल लगाएंगे ताकि हम अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें या इंग्लिश बोल सकें। रूल नंबर 1 देखिए, आई और वी के साथ शैल और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, वी है, तब तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे, और इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है तो हम विल लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये हम आपको बता ही चुके हैं। अगला रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य में संकल्प, धमकी, आदेश आदि प्रकट हो तो आई वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए, अब ये रूल इस रूल से बिल्कुल जस्ट उलट हो गया। कैसे, यदि आपका सेंटेंस में कोई संकल्प मतलब कोई डिटर्मिनेशन है ना, कोई ओथ है, रेजुलेशन है कोई आपका, या फिर कोई थ्रेट है या कोई ऑर्डर है, ऐसा सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या भाव है। उसमें कोई डिटर्मिनेशन हो सकता है, कोई थ्रेट हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है ना। अगर ऐसा है तो आई वी के साथ हम विल और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर इस वाले जो रूल है इसका सीधा उल्टा कर देंगे हम। सेम रूल जो है पलट जाएगा बिल्कुल यहाँ पर आकर। ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसका, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल दोनों लिखे हैं, मतलब विल या शैल, स्लैश लगा हुआ है बीच में, है ना, कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा, तो आई शैल गो टू वाराणसी विद यू। वह कल स्कूल आएगा, ही विल कम टू स्कूल टुमारो। फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए कल के लिए हमने टुमारो का यूज़ किया है। आई और वी होता तो शैल होता, ही है तो विल है। ठीक है, हम यह काम अवश्य करेंगे, वी विल डू दिस वर्क। अवश्य करेंगे, विल ने यहाँ अवश्य का काम कर दिया, है ना। क्या हो गया, ये एक संकल्प हो गया ना, तो वी विल डू दिस वर्क। तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्ती हो गई, तो यू शैल रीड विद मी। ये हुआ इसका एफर्मेटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। यानी जो रूल हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में लगाए थे वही इसमें भी लगेंगे, लेकिन क्या होगा, सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। और वो नॉट कहाँ लगेगा, विल और शैल के बाद लगेगा। जो हमने स्ट्रक्चर बताया था अभी आपको, वही स्ट्रक्चर इसमें यूज़ होगा। बस क्या होगा, यहाँ पर विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, यदि विल यूज़ हुआ है तो विल नॉट और शैल यूज़ हुआ है तो शैल नॉट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं शाम की गाड़ी से चेन्नई नहीं जाऊँगा। आई शैल नॉट गो टू चेन्नई बाय द इवनिंग ट्रेन। सिंपल, नॉट का यूज़ कर दिया, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। कल हम हॉकी मैच नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले द हॉकी मैच टुमारो। है ना इजी। अगला देख लेते हैं। वे नदी में कभी नहीं नहाएंगे। आ गया कभी नहीं वाला, हमें पता है कभी नहीं के लिए हमें नेवर का यूज़ करना है। तो दे विल नेवर बाथ इन द रिवर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस। पहले एफर्मेटिव हुआ था, अभी नेगेटिव हो गया। अब अगले में हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है, यदि वाक्य में क्या शब्द शुरू में आया है ना, तो सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक रूल। यदि आपका सेंटेंस ऐसा है जो क्या शब्द से शुरू हो रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि शब्द आए हों तो सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। पहले वाले कौन से, जो क्या शब्द से शुरू हो रहे हैं और इंग्लिश में उनको हम बोलेंगे बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर क्या शब्द से शुरू हो रहे हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल या शैल। और दूसरे टाइप के कौन से हैं, ये क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये अगर बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश। ठीक है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, है ना, इस तरीके से होगा तो इनकी इंग्लिश लिखेंगे। और इनकी इंग्लिश के बाद हम क्या करेंगे, इनकी इंग्लिश के बाद हम जो है विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ओके, आगे देखिए। हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी साथ में ही लिखी जाती है। यानी अगर आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ मच है, यानी कितना, कितने, है ना, कौन सा, किसका, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो आप उससे रिलेटेड जो नाउन है ना, जैसे कितना पानी, कितना दूध, कौन सी किताब, किसका बस्ता, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो इनसे रिलेटेड नाउन उनके साथ में ही लिखी जाएगी। अभी हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आएगी, उसके बाद विल शैल आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले उससे रिलेटेड नाउन लिखेंगे, उसके बाद ही विल या शैल लिखेंगे, इसलिए ये रूल अलग से लिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि हु, ही सब्जेक्ट भी है तो हु के तुरंत बाद विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ये हु वाला सेंटेंस है, कौन वाला, तो इसमें जो हु है वो क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, इसलिए हु के तुरंत बाद हम विल शैल का यूज़ कर देंगे, कोई और दूसरा सब्जेक्ट उसमें ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। ठीक है, चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, विल ही प्लेइंग विद दीज टॉयज, है ना। अगला देखते हैं। वे रात को कहाँ ठहरेंगे, वेयर विल दे स्टे एट नाइट। वेयर, कहाँ की इंग्लिश लगा दी सबसे पहले, फिर विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, हो गया आपका सेंटेंस। चलिए अगला देखते हैं।
कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। अब कितनी आ गया, ठीक है। अब कितनी के साथ लड़कियां हिंदी में साथ ही आ रहा है, देखिए। तो हाउ मैनी के साथ उससे रिलेटेड नाउन क्या है, लड़कियां। तो हाउ मैनी गर्ल्स विल टेक पार्ट इन द ड्रामा। आ गया समझ में। इससे संबंधित नाउन इन्हीं के साथ रखा हमने, हाउ मैनी गर्ल्स, फिर विल लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट और सेंटेंस पूरा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। देखिए कौन वाला आ गया। अब हु विल टीच दीज लिटिल चिल्ड्रन। हु के तुरंत बाद हमने विल का यूज़ कर दिया। ओके, अगला देखते हैं। तुम मुझे कौन सी किताब दोगे, कौन सी। तो विच बुक साथ में आ गया, विच बुक विल यू गिव मी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। आपको इस तरीके से सेंटेंस समझाने के बाद स्ट्रक्चर समझाने का मतलब ये है कि आपको ये समझ आ जाए, है ना, कि हमने किया क्या है। देखिए विल शैल यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल, स्लैश लगा हुआ है, प्लस सब्जेक्ट। ऐसा ही कर रहे हैं हम, इसमें ऐसा ही किया है। देखिए हमने इन वाले सेंटेंसेस में जो किया है, इनमें विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। यही हमने स्ट्रक्चर में लगा। बस ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो फिर कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं ये विल और शैल का आपको यूज़ भी समझा देती हूँ, है ना। ये मॉडल्स में भी आपके बहुत काम आएगा। देखिए विल का यूज़ देखते हैं पहले। विल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू डिनोट। कैसे यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ विल। अभी हमने रूल में क्या पढ़ा था कि विल को जो है हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और शैल को किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ करते हैं सिर्फ, है ना, केवल फर्स्ट पर्सन के संग। तो विल को जो है डिनोट करेंगे फर्स्ट पर्सन के संग अगर करेंगे तो क्या चीज़ होगी, या तो विलिंगनेस हो, बताया था मैंने आपको, है ना, दृढ़ इच्छा हो, कुछ भी कोई इच्छा हो आपकी, तो मैं आपको अपने स्कूल में रखूँगा, विलिंगनेस है ये। तो आई विल हैव यू इन माई स्कूल। आया समझ में। हमने आई के संग विल का यूज़ किया है। इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है, विलिंगनेस है। ओके, प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस है तो मैं कायदे कानून के अनुसार चलूँगा, तो आई विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो विलिंगनेस, प्रॉमिस। अब कोई थ्रेट है, ये विल के यूज़ समझा रही हूँ मैं आपको। थ्रेट है, थ्रेट देखिए, मैं जरा से शक पर तुम्हें निकाल दूंगा। थ्रेट दे दिया उसने। तो आई विल डिसमिस यू ऑन द लीस्ट सस्पिशन। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको विल का यूज़। विलिंगनेस है, प्रॉमिस है, थ्रेट है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विल विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचरिटी। ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। यदि सेकेंड और थर्ड पर्सन के संग विल का यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं, वो तो हमने अभी आपको पूरे रूल्स में समझाया ही था। ये स्पेशल इसका यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं, हम समझेंगे अब आगे शैल का यूज़। शैल इज़ यूज विद फर्स्ट पर्सन टू डिनोट सिंपल फ्यूचरिटी। ये अभी रूल में हमने पढ़ा ही था कि शैल को अगर यूज़ करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के साथ तो सिंपल फ्यूचर टेंस है ही वो, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। आगे देखो, शैल इज़ यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू डिनोट। सेकेंड और थर्ड पर्सन में अगर यूज़ कर रहे हैं तो किस कंडीशन में करेंगे, या तो वो कमांड है या प्रॉमिस है या कोई थ्रेट है। कमांड है तो कैसा होगा, वो वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा, कमांड हो गया, ऑर्डर दे दिया, तो ही शैल नॉट अटेंड द क्लास। ओके, प्रॉमिस है तो इस बहादुरी के लिए तुमको इनाम मिलेगा, ये प्रॉमिस कर दिया उसने, तो यू शैल गेट अ प्राइज फॉर योर ब्रेवरी। ये सेंटेंस के भावों से समझ में आएगा कि कमांड है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, ये चीज़ आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगी। यूजेस मैंने समझा दिया आपको। चलिए थ्रेट का देखते हैं। थ्रेट मतलब धमकी। यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। धमकी दे दी उसने।
तो इफ़ यू डू नॉट वर्क ऑनेस्टली यू शैल गो टू जेल। यू के साथ हमने शैल लगाया क्योंकि ये थ्रेट है। आई थिंक आपको विल शैल का यूज़ और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।